पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने जा रही है और आगे भी निभा सकते हैं। वो है हम सबके प्यारे, हम सबके चहेते आदरणीय संतोष कुशवाहा जी। इसीलिए साथियों, यह आग्रह करने आज आया हूं। कई लोग आएंगे, भ्रम फैलाएंगे, जहां जहां से भी अपने संगठन के माध्यम से हो, विभिन्न तरीके से हो, एक बात तय है कि मेरे भाई आदरणीय संतोष कुशवाहा जी यहां से जीत रहे हैं। अब उस जीत के मार्जिन को हम लोगों को इतना बड़ा करके यहां से भेजना है कि कल को जब 4 तारीख को ईवीएम मशीन खुले तो प्रधानमंत्री जी भी देखें कि ये पूर्णिया से इतने लाख मतों से जीत कर आए हैं। नया रिकॉर्ड हम लोग को यहां से कायम करना है। करिएगा ना आप लोग? तैयार है आप लोग? 26 तारीख को मतदान के लिए जाइएगा। कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? सब लोग को पता है? दिखाइए 3 नंबर का संजोग देख। बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज यकीनन मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि आज उस धरती पर आने का मुझे मौका मिला। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही। आप लोगों ने जिनका साथ हर उतार चढ़ाव के दौरान दिया, ऐसे में आज जब यहां आप लोगों के बीच आया हूं तो वही परिवार का सदस्य बनकर जी ने उठाने का कार्य किया और यही श्रृंखला विकास की बनी रहे और इसको आने वाले दिनों में और गति मिले। इसके लिए जरूरी है तीसरी बार मेरे भाई संतोष जी का जीतकर भारत की संसद में जाना। और ये विश्वास आदरणीय संतोष जी की तरफ से चिराग पासवान आप लोगों को देकर जाता है कि अभी तक जितने लंबित कार्य जो बाकी रह गए हैं उसको हम और संतोष भाई मिलकर हम लोग पूरा करने का हम लोग कार्य करेंगे। साथियों, आज जहां एक तरफ देश चिंता भी प्रधानमंत्री ने की, कैसे अंतरिक्ष के माध्यम से देश को विकास की राह पर आगे लेकर जा सके, इसकी भी चिंता की। तो वही ये चिंता हमारे राम लल्ला की भी उन्होंने की, जो पिछले 500 वर्ष से ऐसे ही एक टेंट के नीचे विराजमान थे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर भगवान श्री राम को उनके भवन में भेजने का काम किया। तो वही धारा 370 हटाने की बात हो या महिलाओं को उचित सम्मान देते हुए नारी शक्ति अधिनियम के तहत 33% आरक्षण देने की बात हो, ये तमाम कार्य हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए। अब साथियों, अब समय है हम लोगों का ये समय है कि बिहार को मजबूती देने के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार हम लोग को मिली है। आज से पहले हम लोगों ने हमेशा से देखा कि बिहार में अलग, केंद्र में अलग सरकार। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। सिर्फ विरोधाभास में हम लोग का बिहार पिछड़ता रहा। पर आज डबल इंजन की सरकार है, जहां पे केंद्र में इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और इस श्रृंखला को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। साथियों, ये बात मैं आपको वादे के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 4 जून को परिणामों के बाद जहां एक तरफ केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो इसके बाद बिहार विधानसभा के चुनाव जो 2025 में होने जा रहे हैं, उन चुनाव परिणामों के बाद बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो ऐसे में जरूरी है कि जो आपके सांसद यहां से चुनकर जाए, वो केंद्र में प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की योजनाओं को पारित करवाने का कार्य करें। ऐसे में जरूरी है पर आप लोगों के लिए किसी राजनीतिक दल के नेता या किसी प्रत्याशी के लिए
मतदान का आग्रह करने नहीं आया। मैं यहां पर एक ऐसे भाई के लिए आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं, जिनके साथ मैंने स्वयं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। हम दोनों एक साथ 2014 में हम लोग लोकसभा गए, 2019 में भी एक साथ हम दोनों ने दोबारा भारत की संसद में हम लोगों ने कदम रखने का कार्य किया। और पिछले 10 सालों में इस बात को ईमानदारी से आप लोगों के समक्ष में रख सकता हूं कि जो तत्परता मैंने भाई संतोष में देखी, जिस तरीके से लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी, बीच में एक ऐसा दौर था जब गठबंधन की परिस्थितियां थोड़ी सहज नहीं थी, पर उसके बावजूद लगातार केंद्र में प्रधानमंत्री जी से संपर्क कर विभिन्न विभाग मंत्रालयों से संपर्क कर लगातार ये इस प्रयास में रहे कि कैसे अपने क्षेत्र को ये विकास की राह पर आगे लेकर जा सके। आज की तारीख में ये तमाम उपलब्धियां कोई सामान्य उपलब्धियां नहीं है। मेडिकल कॉलेज जैसे मेडिकल कॉलेज को 500 बेड के मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर खुलवाना हो, या भी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से एयरपोर्ट को लेकर यहाँ पर जिक्र करके गए, ये तमाम कार्य ऐसे रहे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात भारत को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज की तारीख में देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका बजता है। आप देश की दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अमेरिकन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं भी चले जाइए, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस मान सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, जिस तरीके से हर भारतीय का सम्मान विदेशों में बढ़ा है, ये भारत के बढ़ते हुए रुतबे को दर्शाता है। आज से पहले हम में से किसी को नहीं पता था कि भारत अर्थव्यवस्था के मापदंड पर कौन से पायदान पर आता है, पर पिछले 10 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, जब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। लोग कभी आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, वो लोग खुद सरकार से लड़ते रहेंगे, वो लोग खुद परिस्थितियों से लड़ते रहेंगे। कभी आप लोगों के भले के लिए उनके पास समय नहीं होगा। ऐसे गठबंधन के लोग जो एक दूसरे के सगे नहीं हो पाए, जो एक दूसरे के साथ विरोधाभास में आकर खड़े हो गए हैं, ये लोग हम लोगों की भलाई कभी नहीं कर सकते। और इन लोगों की मैं अपनी तमाम चाचियों से, बहनों से ये जानकारी उनके साथ साझा करना चाहता हूं। ये वही लोग हैं जो लोग मां, बहन, बेटियों को गाली देने का काम करते हैं। आज से कुछ दिन पहले राजद के बड़े नेता के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने चिराग पासवान और चिराग पासवान के परिवार को गालियां दी गई, हमारी मां को, हमारी बहन को गालियां दी गई, और उनके तमाम नेता मंच पर खामोशी से देखते रहे। ये दर्शाता है इनकी सोच को, ये दर्शाता है कि किस तरीके की परंपरा ये लोग रखना चाहते हैं। तमाम अपने युवा साथियों से आग्रह करूंगा, पूछिएगा अपने घर परिवार में 90 का वो दशक जिसकी वजह से मां, बहन, बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज पुनः वही दौर की आहट सुनाई देने लग गई है। आज फिर से उसी कल्चर को अपनाया जा रहा है, जंगल राज को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां मां, बहन, बेटी अगर चिराग पासवान के परिवार को इतनी सहजता से मां, बहन की गाली दी जा सकती है, तो सोचिए एक आम बिहारी मां, बहन, बेटियों के साथ किस तरीके का बर्ताव ये लोग करेंगे अगर कल को गलती से भी ये लोग सत्ता में आ गए।
इतना अहंकार है इन लोगों में, इतना घमंड है इन लोगों में कि माफी मांगना तो दूर की बात है, कार्रवाई तक करना ये लोग जरूरी नहीं समझते। इसीलिए साथी यह आग्रह करने आया हूं, महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के अधिकारों के लिए और मेरे तमाम युवा साथियों के भविष्य के लिए जरूरी है ऐसे सांसद को चुनकर सदन में भेजा जाए जो दिन रात आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम करे, आपके विकास के लिए कार्य करने का कार्य करे। जहां एक तरफ गाली गलौज वाले लोग हैं तो वहीं एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ता है। जहां एक तरफ बिहार में गुंडा राज लाने वाले लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ संतोष भाई है जो आप लोग को सुरक्षित रखने की भावना के साथ आप लोग का संरक्षण करने का काम करते हैं। इसीलिए साथियों अंत में बस इतना ही आप लोगों से कहूंगा, मैं जानता हूं जहां जहां से भी जानकारी आ रही, पूरी पूर्णिया लोकसभा गरीबी रेखा से बाहर निकली है और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक देश एक विकसित देश बनेगा। हमारा देश जब विकसित देश बनेगा तो उस देश का हर एक प्रदेश विकसित राज्य बनेगा, हर एक जिला विकसित राज्य जिला बनेगा, हर एक प्रखंड विकसित प्रखंड बनेगा, हर एक पंचायत विकसित पंचायत बनेगी और हर एक गांव विकसित गांव बनेगा। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी नींव उन्होंने रखनी शुरू कर दी है। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। खुले में शौच जाने के लिए महिलाएं विवश थी, आज उनके लिए शौचालय का निर्माण किया गया। आज हर घर में उज्ज्वला योजना को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है ताकि चूल्हे चौके के धुएं से जो स्वास्थ्य पर हानि होती थी वो हानि नहीं है। ये देश को मजबूती देने की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है। इससे पहले हर गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता था। इलाज कराता था तो महिलाओं को अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, अपनी जमीन जायदाद को गिरवी रखकर इलाज करवाना पड़ता था। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया जा रहा। एक समय था जब दिन के खाने के बाद रात के खाने की सुध नहीं थी। दिन की रोटी मिल गई तो रात में कोई भरपेट खा पाएगा नहीं खा पाएगा, किसी को इस बात की जानकारी नहीं होती। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा, जिस तरीके से इन्होंने देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रही। सोचिए, जिन्होंने देश के गरीब लोगों की चिंता की तो वहीं सरहद से